Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start part 4 of Unit 4, Block 3, MPCE 012, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. Remaining parts or the parts that I have already covered previously, you will get the link of those parts in the description section. So kindly check the description section. So let us start with today's topic. Here we are going to complete 10 tests in this video, and there is a short description, not a bigger one. So let us understand one by one what are these tests and what is their utility. So number one, फर्स्ट जो है वो स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल फिफ्थ एडिशन. इसका कई एडिशंस आ चुके हैं. फिफ्थ एडिशन के बारे में इन्होंने बताया है. सो ये 5 फैक्टर्स जो होते हैं हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी के, उसको ये कवर करता है पूरा टेस्ट. जिसमें जो 5 फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? फ्लूइड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेशल रीजनिंग, वर्किंग मेमोरी एंड नॉलेज. और अब इन्हीं का ही इन्होंने डिटेल भी बताया है. तो इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि ये जो पूरा स्केल है, SB5 जिसे कह रहे हैं हम लोग, बिनेट स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट को हम SB5 के नाम से भी जानते हैं. सो इसमें 3 स्कोर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ फुल स्केल, जिसमें सारा की सारी है 5 जो एबिलिटीज़ है, 5 फैक्टर्स हैं, उनको हम कवर करते हैं IQ निकालने के लिए. सेकेंड इज नॉन वर्बल IQ स्कोर, जिसमें नॉन वर्बल जो टेस्ट होंगे उनके स्कोर्स का IQ निकाला जाएगा. एंड वर्बल IQ स्कोर, जो वर्बल IQ जो भी वर्बल टेस्ट होंगे उसके जो स्कोर होंगे उनका IQ निकाला जाएगा. सो जो स्टैंडर्ड और ये जो जितने भी वैल्यूज़ आएंगी हमारी, वो स्टैंडर्ड कोर्स में भी मिल जाएगा आपको और परसेंटाइल में भी मिल जाएगा. और किन के ऊपर हो सकता है ये और कैसे हो सकता है? इंडिविजुअली हम करते हैं इसको, और 2 ईयर्स से लेके 85 ईयर्स तक के एज के लोगों पे करते हैं. नाउ नॉन वर्बल सब टेस्ट की बात करें तो ये जो स्किल्स को मेजर करता है वो कौन कौन से हैं? एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को सॉल्व करना, पिक्चर ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, रिकॉलिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, सॉल्विंग क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स शोन इन पिक्चर फॉर्म, असेंबलिंग डिज़ाइन एंड रिकॉलिंग टैपिंग सीक्वेंसेस. ये वाली चीज़ें नॉन वर्बल IQ में आ जाती हैं. और ये जनरल एबिलिटी जो रीजनिंग की है उसको हम चेक कर सकते हैं इससे. प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है इंसान, उसको किस तरह से विजुअलाइज करता है किसी सिचुएशन को, वो. एंड देन कितनी तरह से इंफॉर्मेशन को वो रिकॉल कर पा रहा है अगर उसको पिक्टोरियल फॉर्म, फिगरल फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म में वो चीज़ दिखाई जा रही है. ये नॉन वर्बल IQ टेस्ट चेकिंग का है. नाउ वर्बल IQ टेस्ट जब हम इससे टेस्ट करते हैं तो इसमें 5 वर्बल सब टेस्ट होते हैं जो वर्बल IQ के नाम से भी जानते हैं, VIQ के नाम से भी इसको जानते हैं. सो ये क्या मेजर करता है? जनरल एबिलिटी टू रीजन, प्रॉब्लम सॉल्व करना, विजुअलाइज, देन रिकॉल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन वर्ड एंड सेंटेंसेस. उसमें क्या था? जब इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर रहा है तो पिक्टोरियल, फिगरल और सिंबॉलिक फॉर्म में थी. यहाँ पे जब वो रिकॉल कर रहा है तो ये वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के फॉर्म में है. सो ये ध्यान रखना है. और ये एग्जामिनी की जो एबिलिटी होती है किसी वर्बल रेस्पॉन्स में क्लियरली बताना, वो भी ये इस टेस्ट में हम देख सकते हैं कि वो कैसे जो भी उसने चॉइस किया है वो क्यों चॉइस किया है, क्यों चूज़ किया है कोई ऑप्शन चॉइसेस में से, वो भी ये इसमें हम पूछ सकते हैं. एंड देन स्टोरी क्रिएशन हो गया, फिर एक्सप्लेन करना कि किसी स्पेशल डायरेक्शंस को, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है क्योंकि इंसान बोलेगा. वर्बल मतलब बोलेगा, बोल सकता है. और भी बहुत सारे ये टेस्ट की यूटिलिटी देखी गई है कि हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चा स्कूल में, क्लासरूम में एकेडमिक सक्सेस का कितना सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल होगा अपने क्लासरूम परफॉर्मेंस में. और ये बहुत ज़्यादा हेविली रिलाई करता है ये वाला टेस्ट लैंग्वेज, रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर. फिर इन्होंने अगर आप शुरू में देखेंगे तो यहाँ पे फ्लूइड के बारे में बात की थी इन्होंने, है ना. सो यहाँ पे इन्होंने फ्लूइड रीजनिंग के बारे में बात की है फर्दर. फ्लूइड रीजनिंग वो एबिलिटी होती है जहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल प्रॉब्लम्स को इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग से सॉल्व किया जाता है. उसको हम फ्लूइड रीजनिंग कहते हैं.
फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है और कैसे हम चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव इसका मतलब इसी से ही पता चल रहा है कि ये नंबरों से रिलेटेड होता है ना। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो गई, नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, वर्ड प्रॉब्लम हो गई या पिक्चर रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम हो गई, वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आ जाता है। SB5 जो है अपना ये पूरा टेस्ट है जो स्टैनफोर्ड बिनेट का 5th एडिशन, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है एज़ कम्पेयर टू स्पेसिफिक जो स्कूल में बच्चे मैथ्स में सीख के आते हैं, उससे ज़्यादा उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं इस टेस्ट में, जिसको वो उनको अपना दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, रट के काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट टेस्ट जो विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग का था, इसमें हम ये चेक करते हैं कि पर्सन कितना एबल है पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स को चेक करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको समझने में। देन वर्किंग मेमोरी के बारे में बात करें तो इसमें ये देखा जाता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी की बात आती है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेटेड होता है, क्योंकि हम इमीडिएटली अपने इस मेमोरी से इंफॉर्मेशन अभी अभी जो ग्रास्प की होती है उसी को यूज़ करते हैं हम लोग। सो जो डाइवर्स इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, उसको इंस्पेक्ट करना, स्टोर करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, ये वर्किंग मेमोरी का काम है। देन जो नॉलेज होती है वो किस तरह से हमने जब एक्वायर की है, वो भी हम कहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक्वायर कर रहे हैं। सो और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, जो किसी पर्सन का जिसका भी टेस्ट ले रहे हैं, या तो घर होगा, या स्कूल होगा, या वर्क प्लेस होगी। नाउ एक और जो टेस्ट है वो क्रिस्टलाइज्ड एबिलिटी के बारे में बात की है। क्रिस्टलाइज्ड एबिलिटी को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही स्टोर होती है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो आपको वो किस तरह से स्टोर की जा रही है, कैसे उसको एक्वायर किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, जैसे वोकैबुलरी का टेस्ट हो गया वैसे। देन वर्बल नॉलेज सब टेस्ट भी होते हैं, जिसके अंदर दो तरह के नॉलेजेस को टेस्ट किया जाता है, लेक्सिकल एंड जनरल नॉलेज। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे यूनिट भी कहते हैं। ये इंडिविजुअली एडमिनिस्टर हम करते हैं एंड जनरल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए होता है, और जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं बच्चे और एडोलेसेंट्स में, उनको मेजर करने के लिए होता है। इसीलिए इनकी जो एज ग्रुप है वो 5 to 17 ईयर्स की रखी गई है। और स्पेसिफिकली वो बच्चे जो डिसएडवांटेज्ड है ट्रेडिशनल वर्बल या लैंग्वेज लोडेड टेस्ट से, जो मतलब ऐसे टेस्ट जिसमें बहुत ज़्यादा वर्बल एंड लैंग्वेज यूज़ की जाती है, उन टेस्ट से परेशान हो जाते हैं जो बच्चे, एंड सही से उनकी इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं हो पाती है। तो ये टेस्ट है जहाँ पे हम उनकी भी इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकते हैं। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है जनरल इंटेलिजेंस का। इसमें अगर आप देखें तो इसमें 3 एडमिनिस्ट्रेशन बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, एक एब्रीविएटेड बैटरी है जिसमें 2 सब टेस्ट मिलेंगे, स्टैंडर्ड बैटरी है जिसमें 4 सब टेस्ट मिलेंगे, एंड एक्सटेंडेड बैटरी है जिसमें 6 सब टेस्ट मिलेंगे। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वोशंट करके इन्होंने NIQ दिया हुआ है। ये वो एबिलिटी है जो जिसमें हम ये चेक करते हैं कि पर्सन जो है वो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, रीजनिंग कर पा रहा है, एंड और ऐसे क्वेश्चंस है इसमें जिसमें वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो नॉन वर्बल जो क्वोशंट है, इसमें 3 कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो शामिल हैं, वो कौन कौन सी हैं, एनालॉजिकल रीजनिंग, कैटेगोरिकल क्लासिफाइंग एंड सीक्वेंशियल रीजनिंग। ये सारे के सारे जो है 2 कॉन्टेक्स्ट में दिए जाते हैं, ये तीनों चीज़ें 2 कॉन्टेक्स्ट में चेक की जाती है, एक पिक्टोरियल ऑब्जेक्ट्स एंड एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के फॉर्म में टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट इसी में ही मेमोरी क्वोशंट के बारे में भी इन्होंने टर्म यूज़ किया है। ये वो इंडेक्स है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि वो कितना अटेंटिव है सब्जेक्ट, किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है, एनकोड कर रहा है, स्टोर कर रहा है और रिकॉल कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, और उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं इन सब चीज़ों को करने में, यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें भी नोटिस कर सकते हैं हम। देन रीजनिंग क्वोशंट भी है जिसमें हम थिंकिंग स्किल्स को चेक करते हैं। इसमें किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है, ये भी इसमें चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वोशंट जो है वो है सिंबॉलिक क्वोशंट। सिंबॉलिक क्वोशंट में हम ये चेक करते हैं कि वो मीडिएशन एंड प्रोसेसिंग किस तरह की कर रहा है। सो अब ये सिंबॉलिक मीडिएशन का क्या मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पे टर्म आया है सिंबॉलिक मीडिएशन। सिंबॉलिक मीडिएशन होता है जो नॉन वर्बल टास्क का वर्बल कंपोनेंट होता है, इसको हम सिंबॉलिक मीडिएशन कहते हैं। मतलब टास्क तो नॉन वर्बल है, इसमें कुछ आपको बोलना या पढ़ना नहीं है, लेकिन उसमें अगर कोई वर्बल कंपोनेंट आ गया तो वो सिंबॉलिक मीडिएशन माना जाता है। नॉन सिंबॉलिक क्वोशंट भी हम चेक करते हैं। ये वो एबिलिटी है जिसमें हम सामने वाला किस तरह से
परसीव कर रहा है चीज़ों को, रिकॉग्नाइज कर रहा है, सीक्वेंसिंग किस तरह से कर रहा है उनको, ऑर्गेनाइज कैसे कर रहा है एंड इंटीग्रेट कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। फिर ये जितनी भी ऑल स्किल्स हमने ऊपर पढ़ी हैं, इन सबको इकट्ठा करके जो कॉग्निटिव स्किल के बारे में हमें पता चलता है, जिसमें रीजनिंग एंड मेमोरी भी शामिल है, वो भी हम पता लगा लेते हैं। ये जो जितने भी सब टेस्ट हैं, इनको जब हम स्कोर करते हैं तो स्टैंडर्ड स्कोर्स होता है और परसेंटाइल में इसका स्कोरिंग किया जाता है। नेक्स्ट इज वेचेसलर एब्रीविएटेड स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे वासी भी कहते हैं। इसको इंडिविजुअली हम एडमिनिस्टर करते हैं और ये ब्रीफ इंटेलिजेंस स्केल माना जाता है। ब्रीफ मतलब शॉर्टकट, छोटा। इसमें या तो 2 या फिर 4 सब टेस्ट्स होते हैं और जिन इंडिविजुअल में हम लगा सकते हैं उनकी एज ग्रुप 6 से 89 ईयर्स तक होना चाहिए। जो सब टेस्ट इसमें अवेलेबल हैं वो है वोकेबुलरी, ब्लॉक डिज़ाइन, सिमिलैरिटीज़, मैट्रिक्स, रीजनिंग। ये 4 सब टेस्ट्स हैं। जो रॉ स्कोर इन टेस्ट्स का आता है उसको हम टी स्कोर में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन उसके बाद आईक्यू में आईक्यू निकाल लेते हैं। अगर इन 4 जो वोकेबुलरी, ब्लॉक डिज़ाइन, सिमिलैरिटीज़ और मैट्रिक्स रीजनिंग है, इनमें से अगर कोई 2 का हम 2 सब टेस्ट को लेकर टेस्टिंग करते हैं तो हम डायरेक्टली फुल स्केल आईक्यू निकाल लेते हैं। और अगर ये चारों के चारों यूज़ कर रहे होते हैं तो हम वर्बल आईक्यू भी निकाल सकते हैं इससे, परफॉर्मेंस आईक्यू एंड फुल स्केल आईक्यू भी ड्राइव कर सकते हैं। तो 3-3 निकाल सकते हैं अगर चारों के चारों सब टेस्ट हमने यूज़ किया। इसकी मैनुअल में ये भी बताया हुआ है कि ये किन कंडीशंस में यूज़फुल होता है टेस्ट, वासी जो टेस्ट है। एक तो ये स्क्रीनिंग में सही रहता है। स्क्रीनिंग मतलब हम जब किसी की मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं और उसको कैटेगराइज भी करना चाहते हैं कि स्पेशली एबल्ड तो नहीं है, इस तरह की स्पेशल इंटेलिजेंस का केस तो नहीं है, सो उसमें हम स्क्रीनिंग में यूज़ कर सकते हैं इसको। आईक्यू एस्टिमेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जब पूरा इवैल्यूएशन करना पॉसिबल ना हो। और अगर हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो रीवैल्यूएशन में भी ये हेल्प कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी यूटिलिटी हो सकती है। रिसर्चेज में रिसर्च जब हम कर रहे होते हैं तभी भी टाइम की का कॉन्स्ट्रेंट होता है, तो आईक्यू आराम से एस्टिमेट कर सकते हैं। और बाकी कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं है या पॉसिबल ही नहीं है, उन केसेस में भी हम वासी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेचेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 3rd एडिशन। सो इसे YS3 के नाम से भी जानते हैं और इस ये इंडिविजुअली हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एज रेंज 16 ईयर्स से 89 ईयर्स तक हो सकती है। और जो इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो जनरल इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए या ओवरऑल किसी इंडिविजुअल की एबिलिटी क्या है उसको टेस्ट करने के लिए होता है ये। और इसमें 14 सब टेस्ट हैं और हर एक सब टेस्ट के जो स्कोर्स हैं उनसे फिर हम इंटेलिजेंस निकाल सकते हैं और सेपरेट आईक्यूज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेपरेट कौन कौन सी? वर्बल स्केल आईक्यू, परफॉर्मेंस स्केल आईक्यू एंड फुल स्केल आईक्यू, इनको हम निकाल सकते हैं इन 14 सब टेस्ट से। एक और तरीके का स्केल भी हम यूज़ कर सकते हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए। एक तो फुल स्केल आईक्यू तो है ही, साथ में 4 इंडेक्स कोर्स मॉडल भी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। 4 इंडेक्स कौन कौन से हैं जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं? 4 स्कोर्स हैं। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंडेक्स, second is perceptual organization index, third is working memory index and fourth is processing speed index. Next is Wechsler intelligence scale for children 4th edition, जिसे विस्क 4 भी कहते हैं। ये जनरल इंटेलिजेंस फंक्शनिंग को टेस्ट करता है। इसमें फुल स्केल इंटेलिजेंस क्वोशंट भी कहते हैं इसको, और 4 इंडेक्स स्कोर को भी मेज़र कर लेता है ये। तो वो कौन कौन से हैं वो भी हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम ये भी देख लें कि इसमें कितने सब टेस्ट आते हैं और कितने सप्लीमेंट्री टेस्ट आते हैं और किस एज ग्रुप के लिए ये अवेलेबल है। 6 ईयर्स से लेके 16 ईयर्स 11 मंथ तक के बच्चों के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट को। 4 जो इंडेक्सेस हैं इसमें वो हैं वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंडेक्स जिसे VCI कहते हैं, परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स जिसे PRI कहते हैं, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स जिसे WMI कहते हैं एंड प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स जिसे PSI कहते हैं। सो विस्क 4 जो है इसमें 10 कोर सब टेस्ट हैं एंड 5 सप्लीमेंटल सब टेस्ट हैं। VCI और अब ये जो जितने इंडेक्सेस बताया ना, इनमें क्या क्या मेजर किया जाता है सब टेस्ट के थ्रू वो बताया गया है। जैसे VCI जो है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंडेक्स, इसमें जो सब टेस्ट हैं वो वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड कंसेप्चुअलाइजेशन को चेक करते हैं।
PRI जिसे परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स कहते हैं, इसके जो सब टेस्ट हैं वो परसेप्चुअल रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन को चेक करते हैं। WMI जिसे हम वर्किंग मेमोरी इंडेक्स कहते हैं, उसके सब टेस्ट हमें हमारा अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड वर्किंग मेमोरी को चेक करता है। एंड PSI जो लास्ट है, प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, ये हमारी मेंटल एंड ग्राफोमोटर प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो चेक करता है। इसमें इस तरह के सब टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट इज विचेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, फोर्थ एडिशन, इंटीग्रेटेड। सो विस्क 4 इंटीग्रेटेड। अब ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि विस्क 4 तो है ही, साथ में इसको एनहांस कर दिया गया है कुछ एक्स्ट्रा सब टेस्ट को ऐड करके। तो जो एक्स्ट्रा सब टेस्ट ऐड किए हैं वो टोटल ऑफ 16 है, मतलब विस्क 4 जो हमने ऊपर पढ़ा था उसी में ही 16 सब टेस्ट और ऐड कर दिए गए हैं। और इसके अलावा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड एरर स्कोर्स भी हैं, जिसको हमने एक्स्ट्रा डाला हुआ है विस्क 4 में। सो ये जो एडिशन किया हुआ है इससे हमें हेल्प यही मिलती है कि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी इंडिविजुअल के बारे में जिसकी एज 6 ईयर से लेके 16 ईयर्स 11 मंथ के बीच में है। सो उन्हीं के ऊपर ये टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है इस एज ग्रुप में। एंड जितने भी ये सब टेस्ट हैं उनको जब हम यूज़ करेंगे तो हमें ये भी पता चल सकता है कि करस्पॉन्डिंग टेस्ट में अगर उस बच्चे के कम मार्क्स आए हैं तो हमें सारे टेस्ट उसको देने हैं या कुछ सिलेक्टेड सब टेस्ट ही पकड़ाने हैं, सो दैट वो ढंग से परफॉर्म कर सके। और हमें ये भी पता लग सके कि वो जो इनकन्सिस्टेंसी आ रही है या एटिपिकल परफॉर्मेंस है वो उस केसेस में भी हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, उसके और आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सो किस एरिया में वो गड़बड़ कर रहा है, तो सब टेस्ट अपनी मर्जी से हम सिलेक्ट करके उसको दे सकते हैं। अब जो हमने विस्क 4 में पढ़े थे, VCI, ये सब आपको याद ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सुना है। तो VCI में इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट डाल दिए हैं, जैसे मैंने बताया 16 एक्स्ट्रा टेस्ट डाले हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। सो हर एक जो इंडेक्सेस हैं, 4 इंडेक्सेस थे, उनमें हर एक इंडेक्सेस में कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट ऐड कर दिए गए हैं। जैसे VCI में इन्होंने सिमिलैरिटीज मल्टीपल चॉइस, वोकैबुलरी मल्टीपल चॉइस, पिक्चर वोकैबुलरी मल्टीपल चॉइस, कॉम्प्रीहेंशन मल्टीपल चॉइस, इंफॉर्मेशन मल्टीपल चॉइस, ये ऐड कर दिया है। नाउ जो PRI था, परफॉर्मेंस डोमेन का जो इंडेक्स था, उसमें एक्स्ट्रा जो ऐड कर दिए हैं वो है ब्लॉक डिज़ाइन मल्टीपल चॉइस, ब्लॉक डिज़ाइन प्रोसेस अप्रोच, एलिथॉर्न मेजेस। और जो वर्किंग मेमोरी डोमेन था, जो इंडेक्स हम निकालते थे वर्किंग मेमोरी का, उसमें 6 प्रोसेस सब टेस्ट जो है उसको एनहांस कर दिया गया है। और उसमें विजुअल डिजिट स्पैन, स्पेशल स्पैन, लेटर स्पैन, लेटर नंबर सीक्वेंसिंग, प्रोसेस अप्रोच, एलिथॉर्न मेजेस, ये डाल दिया गया है। और जो लास्ट था PSI, जो प्रोसेसिंग स्पीड वाला इंडेक्स था, उसमें फिर इन्होंने कोडिंग रिकॉल एंड कोडिंग कॉपी भी ऐड कर दिया है। नेक्स्ट इज विचेसलर नॉन वर्बल स्केल ऑफ एबिलिटी, जिसे WNV भी कहते हैं। ये इंडिविजुअली एडमिनिस्टर होता है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है, टेस्ट है जैसे आपको पता है। और जो एज है वो 4 से लेके 21 ईयर्स की एज के लोगों के ऊपर ये अप्लाई किया जा सकता है। और ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज एक बैरियर की तरह काम करता है, उनके ऊपर ये अप्लाई किया जाता है। ये इसके जो सब टेस्ट हैं वो फुल कॉग्निटिव एबिलिटी को चेक करने की एबिलिटी रखता है। और इस हर एक जो सब टेस्ट में स्कोर आएगा वो रॉ स्कोर माना जाता है। रॉ स्कोर को हम T स्कोर में चेंज कर देते हैं। T स्कोर जो सब टेस्ट का बना है उसको हम टोटल करते हैं एंड फुल स्केल स्कोर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड स्कोर के नाम से जानते हैं। जो सब टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, मतलब इसमें जो जो सब टेस्ट हम लेते हैं वो कौन कौन से हैं: मैट्रिसेस, कोडिंग, स्पेशल स्पान, स्पेशल स्पैन में फिर विजुअल मेमोरी भी आता है, ऑडिटरी टास्क भी आता है, डिजिट स्पैन में ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड देन फोर्थ इज स्पेशल स्पैन फॉरवर्ड, देन फिफ्थ इज स्पेशल स्पैन बैकवर्ड, देन फोर्थ इज नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज पिक्चर अरेंजमेंट, सेवेंथ इज ऑब्जेक्ट असेंबली एंड एट्थ इज रिकॉग्निशन। ये सारे सब टेस्ट इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज वेचेसलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, थर्ड एडिशन, जिसे वापसी 3 भी कहते हैं। ये भी इंडिविजुअली एडमिनिस्टर करने वाला टेस्ट है और ये इंटेलिजेंस एसेस करता है उन बच्चों की जो एज ग्रुप में आते हैं
2 ईयर्स 6 मंथ से लेके 7 ईयर्स 3 मंथ की एज में ग्रुप में आते हैं, उन बच्चों के ऊपर ये टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है। ये शॉर्ट गेम लाइक टास्क होते हैं इसमें, और ये वापसी 3 जो है ये आप क्या क्या इसमें मेज़र कर सकते हो, इसमें फुल स्केल आईक्यू मेज़र कर सकते हो, वर्बल आईक्यू मेज़र कर सकते हो, परफॉर्मेंस आईक्यू को भी मेज़र कर सकते हो। और इन्होंने ये भी बताया कि ये तीनों फुल स्केल आईक्यू, वर्बल आईक्यू एंड परफॉर्मेंस आईक्यू, ये 2 ईयर्स 6 मंथ से लेके 3 ईयर्स 11 मंथ्स तक के लिए सिर्फ हमें 4 सब टेस्ट यूज़ करना है। एंड फिर 4 ईयर्स 0 मंथ से लेके 7 ईयर्स 3 मंथ के बीच में 7 सब टेस्ट यूज़ करने हैं आपको। सो ये ध्यान रखना है कि किस एज तक के लिए आपको कितने सब टेस्ट यूज़ करने हैं। तो 3 ईयर्स 11 मंथ तक के लिए आपको सिर्फ 4 सब टेस्ट यूज़ करने होते हैं। और भी इन्होंने बताया कि यंग जो चिल्ड्रन होते हैं उनका और भी अगर आपको ज़्यादा पता लगाना है तो ऑप्शनल सब टेस्ट भी आप उनको दे सकते हैं। और ज़्यादा ओल्डर बच्चे हैं तो उसमें उनके सब टेस्ट में एक्स्ट्रा टेस्ट प्रोसेसिंग स्पीड क्वोशंट का भी आप ऐड कर सकते हो। नाउ दिस टेस्ट इज कॉल्ड व्रमल 2। व्रमल 2 में व्रमल का फुल फॉर्म है वाइड रेंज असेसमेंट ऑफ मेमोरी एंड लर्निंग, एंड 2 मीन सेकेंड एडिशन। सो जो ओरिजिनल स्केल था या सेकेंड एडिशन, उससे सेकंड एडिशन बना है, मतलब कि 2 बार ही रिविजन्स हो चुके हैं, तो ये सेकंड रिवीजन से बना है। सो ये इंडिविजुअली एडमिनिस्टर किया जाता है और ये मेमोरी फंक्शन को टेस्ट करता है स्पेसिफिकली उनके लिए जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम आती है या स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो पर्सन फेस करता है। और ये 5 ईयर्स से लेकर 90 ईयर्स तक की एज ग्रुप के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। इसमें जनरल मेमोरी इंडेक्स हम पता लगा सकते हैं इस टेस्ट से, और 3 एडिशनल इंडेक्सेस के बारे में भी बात की गई है जिसको हम पता लगा सकते हैं। पहला इज वर्बल मेमोरी इंडेक्स, देन सेकंड इज विजुअल मेमोरी, एंड थर्ड इज अटेंशन एंड कंसंट्रेशन इंडेक्स, इसको भी पता लगा सकते हैं। 3 सप्लीमेंटल इंडेक्सेस के बारे में भी बात की गई है जिसको हम पता लगा सकते हैं। एक है वर्किंग मेमोरी, दूसरा है डिलेड मेमोरी, एंड तीसरा है रिकॉग्निशन। इन इंडेक्सेस को भी हम पता लगा सकते हैं। हर एक जो इंडेक्स स्कोर आएगा ना उसको हम फिर 2 या 4 सब टेस्ट को यूज़ करके हर एक इंडेक्स के बारे में हम पता लगा सकते हैं। मतलब आपको सारे सब टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, 2 से लेके 4 सब टेस्ट देंगे तो आपको हर एक इंडेक्स के बारे में पता चल जाएगा। और जो भी स्कोर्स आते हैं उनको फिर हम स्टैंडर्ड स्कोर में ही रिपोर्ट करते हैं या फिर हम परसेंटाइल रैंक में भी बता सकते हैं। द लास्ट टेस्ट इज वुडकॉक जॉनसन टेस्ट्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ थर्ड एडिशन, जिसे WJ3 के नाम से भी जानते हैं, COG-NU। ये इंडिविजुअली एडमिनिस्टर करते हैं, 2 ईयर से लेकर एडल्ट तक किसी को भी दिया जा सकता है। कॉग्निटिव एबिलिटी को एसेस करता है, जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को एसेस कर सकता है, स्पेसिफिक कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को भी एसेस कर सकता है। 20 इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं इसमें एंड 20 क्लस्टर स्कोर्स होते हैं जो ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बारे में हमें बता देते हैं। एंड देन ये जो 20 क्लस्टर स्कोर्स के बारे में बात की थी उनके कुछ क्लस्टर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि वर्बल एबिलिटी क्लस्टर स्कोर, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना हुआ है वो हम पता लगा सकते हैं इंडिविजुअल के वर्ड्स एंड उसके कॉम्प्रीहेंशन की स्टाइल में, कैसे वर्ड्स का कैसे कॉम्प्रीहेंशन कर रहा है, और कैसे जो वर्ड्स हैं उनको कोई इंडिविजुअल किस तरह से समझ रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो इसमें शामिल है। एंड देन नेक्स्ट क्लस्टर स्कोर जो होता है वो थिंकिंग एबिलिटी क्लस्टर स्कोर माना गया है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन है जब वो उसको ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस नहीं होती है तो वो किस तरह से ये इन्वोक कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे निकाल सकता है बाहर, लेके आ सकता है। तो थिंकिंग प्रोसेस को चेक करने के लिए ये होती है। एंड नेक्स्ट ये जो स्केल है इसमें जो सैम्पल्स आए हुए हैं हमारे पास वो लॉन्ग टर्म रिट्रीवल के लिए भी यूज़ होते हैं। विजुअल स्पेशल थिंकिंग, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, फ्लूइड रीजनिंग, ये सारी चीज़ें भी हम चेक कर सकते हैं थिंकिंग एबिलिटी क्लस्टर स्कोर के अंदर। कॉग्निटिव एफिशिएंसी क्लस्टर के बारे में भी इन्होंने बताया है। ये इसमें 2 फैक्टर्स जो ऑटोमेटिक कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के हैं उनके सैम्पल्स के बारे में बात की गई है। प्रोसेसिंग स्पीड, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये भी इसमें इंक्लूडेड होता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 4।
आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेंगे एंड आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।